शूज पॉलिश करने वाला लड़का जो बना दुनिया का बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर, एडसन एरेंटस की सच्ची कहानी जो आपके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा कर देगी। एडसन, जिसे प्यार से सब डीको कहते थे, वो ब्राजील की एक बस्ती में अपनी फैमिली के साथ रहता था। बेहद गरीबी की वजह से उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ती ताकि उसके घर का सर्कट चल सके, इसीलिए वो अक्सर लोगों के शूज पॉलिश किया करता था। उसके फादर साफ सफाई का काम किया करते थे और उसकी मदर घरों में काम किया करती थी, जो कि बड़ी मुश्किल से अपने 3 बच्चों को पाल रहे थे। डीको को फुटबॉल खेलने का काफी शौक था, इसीलिए वो अपने शूज पॉलिश करके जल्दी से अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है। बस्ती के बच्चों के पास फुटबॉल नहीं था, इसीलिए वो एक जुराब में कपड़ों को भरकर फुटबॉल बनाकर खेला करते थे। वो बॉल को घरों के ऊपर से उछालते और जमीन से टच नहीं होने देते, जो इस खेल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता। डीको ने फुटबॉल की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, मगर फिर भी फुटबॉल को बहुत अच्छे तरीके से खेलता। फुटबॉल खेलने से उनके कपड़े गंदे भी हो जाते, इसी वजह से उसे और उसके छोटे भाई को अपनी मॉम से डांट भी पड़ती, क्योंकि इनकी मदर को फुटबॉल पसंद नहीं था। 1950 में ब्राजील और यूरोप के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच था और एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग इस मैच की कमेंट्री सुन रहे थे, जिसमें डीको के फादर भी मौजूद थे और बच्चे भी उस रेस्टोरेंट की छत पर चढ़कर इस मैच की कमेंट्री सुन रहे थे। सबको ब्राजील की टीम से बहुत उम्मीदें थी और सब ब्राजील टीम के लिए दुआ कर रहे थे, और बदकिस्मती से ब्राजील वो गेम हार जाता है और फिर डीको के फादर दुखी होकर रोने लगते हैं और डीको भी अपने फादर को रोता देख परेशान हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। और फिर वो अपने फादर से वादा करता है कि एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीतूंगा। तो इसके फादर कहते हैं कि तुम अपनी मदर की बात सुनो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन उसकी मॉम उसे किसी घर में काम करने के लिए ले जाती है। वहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि उसके फादर एक बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे और एक चोट लगने की वजह से उनका सारा करियर बर्बाद हो गया और किसी ने फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट नहीं की, और गरीबी की वजह से अब उन्हें लोगों के घरों में जाकर मुलाजमत करनी पड़ती है। इसी वजह से वो डीको को फुटबॉल खेलने से मना करते थे। जैसे ही वो किचन से थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है तो कुछ लड़के वहाँ आ जाते हैं, जो कि किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में किसी मशहूर फुटबॉल प्लेयर की तरह खेलने की बात कर रहे होते हैं। डीको कहता है मैं भी पीले की तरह खेलूंगा। ये बात सुनकर सब लड़के हंसने लगते हैं। दरअसल उसका नाम पीले नहीं बल्कि डीले होता है और डीको ने उसका नाम गलत बोला था, और फिर घमंडी लड़के उसे पीले के नाम से चिढ़ाने लगते हैं और फ्लोर पर पानी भी गिरा देते हैं। और फिर इतने में डीको की मदर वहाँ आ जाती है और उसे कुछ पता नहीं था। वो उन लड़कों से डीको की तरफ से माफी मांगती है और वो घमंडी लड़के वहाँ से चले जाते हैं। घर वापस जाने से पहले डीको वो न्यूज़पेपर उठा लेता है जिसमें टूर्नामेंट की खबर थी, और फिर बस्ती के बच्चे भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। वो बेडशीट का कपड़ा फाड़ कर अपने लिए टी शर्ट बना लेते हैं, लेकिन उनके पास जूते नहीं थे। शूज ना होने की वजह से बंगले वाले बच्चे उनका शू लेस कह के मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो बच्चे शर्मिंदा हो जाते हैं और वो बच्चे अपने लिए शूज लेने के लिए मूंगफली की बोरियां चोरी करके भाग जाते हैं, और वो बच्चे मूंगफली की बोरियों को बाजार बेचने लगते हैं और किंग्स टीम के घमंडी बच्चे वहाँ उनका मजाक उड़ाते हैं और वो डीको को पीले नाम से भी चिढ़ाते हैं। गुस्से में डीको उन्हें थप्पड़ मार देता है और उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। डीको की मदर को लगता है कि शायद इसे स्कूल टीचर ने मारा है। वो डीको के स्कूल जाने लगती है, लेकिन डीको के फादर को इस बात का पता था और वो कहते हैं कि वो कल खुद उस टीचर से मिलेंगे। बाद में वो डीको को कहते हैं कि तुम्हारे झगड़े की वजह तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, तुम्हें अपने हालातों पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से इसका जवाब देता है, न कि लड़ाई झगड़े से। डीको ये जानकर बहुत खुश था कि उसके फादर उसके साथ हैं। और फिर आखिरकार फाइनल मैच का दिन आ जाता है। ये मैच किंग्स टीम और डीको की टीम के दरमियान होता है। फाइनल मैच में सेंटोस क्लब की ओर से ब्राजील के फुटबॉल लेजेंड वाल्डिमार डेब्रिटो भी मौजूद थे, जो अच्छे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने वाले थे। किंग्स टीम के घमंडी बच्चे शूलेस टीम के कप्तान डीको का नाम पीले के नाम से दर्ज करा देते हैं, और जब डीको का नाम अनाउंस होता है तो डीको को गुस्सा आने लगता है। डीको की टीम के बच्चे अपने लिए शूज तो ले आते हैं और वो
वो शूज उन्हें साइज में फिट नहीं होते। फिर भी वो ये शूज पहन लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी खेलने की स्पीड कम हो जाती है, जिससे दूसरी टीम गोल पे गोल करके स्कोर 6-0 पर ले जाती है। वो डीको को पीले नाम से चिढ़ाते हैं, जिसकी वजह से डीको झगड़ने लगता है, लेकिन तभी वो अपने फादर की तरफ देखकर फौरन रुक जाता है। फिर वो अपने शूज उतार कर फेंक देता है और पूरे फोकस के साथ वो वैसे ही खेलने लगता है जैसा कि वो अपनी बस्ती में खेला करता था। उसके स्किल्स बहुत ही इम्प्रेसिव थे, क्योंकि दूसरी टीम का कोई भी प्लेयर उसे रोक नहीं पा रहा था और डीको आगे बढ़ता हुआ अपना पहला गोल कर देता है। और फिर बाकी बच्चे भी अपने शूज उतार कर खेलने लगते हैं। वो बच्चे पूरी तरह से गेम को बदल देते हैं और दूसरी टीम को पिछाड़ते हुए गोल पर गोल करने लगते हैं और अब गेम 6-5 पर पहुंच चुकी थी, मगर टाइम खत्म होने की वजह से डीको की टीम हार जाती है। मगर सारी ऑडियंस को शूलेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी और डीको की इज्जत में सारा मैदान पीले के नाम से गूंज रहा था और अब सब लोग उसे पेले के नाम से जानने लगे थे, जो डीको के लिए एक बड़े फख्र की बात थी। किंग्स टीम ने तो खाली मैच जीता था, मगर पीले की टीम ने लोगों के दिल जीत लिए और वॉल्डेमार डे ब्रिटो डीको की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उनके फादर को अपना कार्ड देते हैं और मैच खत्म होने के बाद मूंगफली के गोदाम में काम करने वाले कुछ लोग वहां आ जाते हैं, जो चोरी का बदला पूरा करने के लिए डीको और उसके दोस्तों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उनसे बचने के लिए डीको अपने दोस्तों के साथ जंगल में चला जाता है, लेकिन भागने की वजह से डीको का दोस्त गिर जाता है और उसे काफी गहरी चोट लग जाती है, जिसे डीको एक गड्ढे में छुपा देता है। तेज बारिश की वजह से जमीन धंस जाती है। डीको अपने दोस्त को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा मिट्टी में धंसने की वजह से मर जाता है। अपने दोस्त की मौत की वजह से डीको काफी ज्यादा दुखी था। वो खुद को अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार मानता था, जो अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उसकी माँ जानती थी कि ये एक एक्सीडेंट था, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो इस बात से बहुत परेशान था और वो अपनी माँ से कहता है कि अब मैं फुटबॉल छोड़कर एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। अगले दिन डीको के फादर स्कूल के बाद डीको को अपने साथ काम पर ले जाते हैं, जहां हॉस्पिटल में वो साफ सफाई का काम करते थे। उनका काम काफी सख्त था, लेकिन वो बहुत मेहनती थे, जो ईमानदारी से अपना काम मुकम्मल करते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद वो डीको को बताते हैं कि किस तरह वो बचपन में आम से फुटबॉल खेला करते थे और साथ में वो डीको को फुटबॉल की कुछ स्किल भी देते हैं, लेकिन डीको इनकी बात को इग्नोर कर देता है। वो बस्ती में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी तक वो खुद को उस एक्सीडेंट का कसूरवार मानता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके फादर की मेहनत का असर होने लगता है। वो अपने फादर की तरह एक आम से प्रैक्टिस करने लगता है और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और डीको 15 साल का हो जाता है। उसके फादर उसे बहुत सारी नई ट्रिक्स सिखाते हैं, जिसे डीको बहुत लगन से सीखता है। एक दिन उसकी माँ उसे अपने फादर के साथ प्रैक्टिस करते हुए देख लेती है। वो डीको के स्किल्स देखकर ये जान जाती है कि फुटबॉल ही डीको की असल मंजिल है और वो फुटबॉल स्काउट वॉल्डेमार डे ब्रिटो को वहाँ बुलाती है। जब डीको घर वापस आता है तो वॉल्डेमार वहाँ पहुँच चुके थे। वो उसे सेंटोस फुटबॉल एकेडमी में शामिल करना चाहते थे और ये बात सुनकर डीको काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। फिर वो वॉल्डेमार के साथ सेंटोस चला जाता है। वो वहाँ अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। डीको का कोच उसे फुटबॉल की ट्रेडिशनल टेक्निक सीखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डीको के खेलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता है कि तुम बंदरों की तरह खेल रहे हो। कोच उसे 1950 वाला फुटबॉल मैच भी दिखाता है, जिसमें ब्राजील ने ट्रेडिशनल तरीके का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप हार गए थे। पुराने तरीके को भूलकर ट्रेडिशनल तरीके में खेलना डीको के लिए आसान नहीं होने वाला था। वो देर रात तक ट्रेडिशनल तरीके में खेलता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके में उसकी गेम किसी काम की नहीं होती। जो वॉल्डेमार
नेमार भी नोटिस करते हैं। वो प्रैक्टिस मैच में एक भी गोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका अपने आप से भरोसा उठ जाता है। इसी टेंशन की वजह से वो रात को रोता रहता। फिर एक रात वो दिल बर्दाश्ता होकर अपना सामान बांध कर रेलवे स्टेशन जा रहा था। तब वोल्डेमार उसे देख लेते हैं। वोल्डेमार उसे घर जाने की वजह पूछते हैं तो डीको कहता है कि कोच को मेरा खेलने का तरीका पसंद नहीं है, दूसरे लड़के मुझसे बेहतर हैं, इसीलिए मेरी सिलेक्शन होना मुश्किल है और अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मुझे भी टॉयलेट साफ करने होंगे। वोल्डेमार कहते हैं कि तुम्हारे खेलने के तरीके को जिंगा स्टाइल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल गुलामी के दौर में आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए किया गया था, जिसकी वजह से आज़ादी हासिल करने में बहुत ज्यादा मदद मिली। लेकिन 1950 के वर्ल्ड कप में हार की वजह जिंगा स्टाइल को माना गया और तब से कोई भी जिंगा स्टाइल में खेलना पसंद नहीं करता। वोल्डेमार को इस बात का दुख भी था कि जिंगा स्टाइल उनके बड़ों की विरासत थी और ब्राजील के लोग इसे भूलते जा रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा जिंगा स्टाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम उन सब को जिंगा स्टाइल की ताकत दिखा दो जो इसे हार की वजह मानते हैं, या किसी कायर की तरह घर वापस चले जाओ। वोल्डेमार की ये बात सुनकर डीको एकेडमी में वापस चला जाता है। अगले दिन डीको फुटबॉल खेल रहा था। वो पास मिस कर देता है और अपनी ही टीम के खिलाड़ी से टकरा जाता है। तब उसे द वोल्डेमार की तरफ देखकर अपने फादर की सिखाई गई ट्रिक द जिंगा स्टाइल की याद आती है। फिर वो द जिंगा स्टाइल में खेलते हुए गोल पोस्ट की तरफ आगे बढ़ता है और वो फुटबॉल को हवा में उछाल कर अपना पहला और शानदार गोल कर देता है। उसका ये स्टाइल देखकर कोच उसे अपने पास बुलाता है। डीको कोच से माफी मांगता है, लेकिन कोच को डीको का ये स्टाइल बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि ऐसा फिर से करो। डीको उस मैच में लगातार 4 गोल कर देता है, जिसकी खबर अखबार में भी छपती है। अब वो मशहूर होने लगा था और उसकी प्रमोशन जूनियर टीम में भी हो चुकी थी। जूनियर टीम में डीको की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी और एक दिन उसे पता चलता है कि उसे जूनियर टीम से सीधा प्रो टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है और सिर्फ 15 साल की उम्र में डीको प्रो टीम में खेलने लगा था, जिसे खूब प्यार मिल रहा था। फिर एक दिन डीको अपनी फैमिली से मिलने जाता है। वो अपने फादर को मैच देखने के लिए रेडियो गिफ्ट करता है और फिर अगले दिन जब वो वर्ल्ड कप की नेशनल टीम की सिलेक्शन के बारे में सुन रहे थे तो तब उन्हें पता चलता है कि 16 साल के डीको यानी एडिसन को भी शामिल कर लिया गया है। उसके फादर बहुत खुश थे और वो उसे बताते हैं कि वो जिंगा स्टाइल में फुटबॉल खेला करते थे और वो एक मैच में डाउट और इनसिक्योरिटी की वजह से शॉट नहीं मार पाए और उन्हें इंजरी हो गई, इसकी वजह से उनका सारा करियर खत्म हो गया। और फिर वो डीको को कहते हैं कि डाउट और इनसिक्योरिटी की जिंगा स्टाइल में कोई जगह नहीं। वो उसे पीले नाम की शर्ट दिखाते हैं। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे खेलने के स्टाइल का मजाक उड़ाएंगे, तब तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। किसी किस्म का डाउट और इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डीको अपनी नेशनल टीम से मिलता है जो काफी फ्रेंडली थे, लेकिन वहाँ पर बंगले वाला लड़का जोज एल्टिफिनी भी था और डीको का उसके साथ कंपटीशन था क्योंकि कोच उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने वाला था। जोस को अपनी इंटेलिजेंट बेल्ट बैकग्राउंड और ट्रेडिशनल स्टाइल पर बहुत गरूर था, जो माइक पर डीको और बाकी प्लेयर्स का मजाक उड़ाता है क्योंकि वो जिंगा स्टाइल में खेलते थे। उस पर रिपोर्टर्स जिंगा स्टाइल पर सवाल उठाते हैं, पर कोच कहता है कि हम ट्रेडिशनल स्टाइल में ही खेलेंगे क्योंकि हम जिंगा स्टाइल की वजह से 1950 में हार गए थे। अपने ही वतन में वो खिलाड़ी खुद को बिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे क्योंकि कोच दूसरे खिलाड़ियों को उनसे ज्यादा सिविलाइज मानता था। फिर कोच डीको से कहता है कि मैंने ब्राजील के प्रेसिडेंट से वादा किया है कि हम जिंगा स्टाइल में खेलने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। फिर वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि सैंटोस में जिंगा स्टाइल तुम्हारे लिए काम कर गया था,
लेकिन इंटरनेशनल मैच में जिंगा स्टाइल बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि वो जिंगा को जंगलियों का स्टाइल मानता था। डीको बाकी प्लेयर्स के साथ ट्रेडिशनल वे में प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन ट्रेडिशनल वे में उसकी गेम किसी काम की नहीं थी। इसी दौरान कोच प्लेइंग 11 की सिलेक्शन करने वाला था। तब डीको का जोश के साथ कंपटीशन हो जाता है। जोश ट्रेडिशनल स्टाइल में काफी तेज था, जो बड़े आराम से डीको को बीट कर देता है। बदले में डीको अपने जिंगा स्टाइल में खेलने लगता है, लेकिन डीको के घुटने में बहुत सख्त चोट लग जाती है और फोन पर अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। और उसे डर था कि उसे अपने फादर की तरह साफ सफाई ना करनी पड़े। तो उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि हम सब का फैसला था, ये बिल्कुल सही था और हम सब तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर डीको का चेकअप करने के बाद कहते हैं कि वो इस सीजन नहीं खेल पाएगा, लेकिन अब डीको को रिप्लेस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है कि ब्राजील के प्लेयर अभी भी अपनी गलतियों से कुछ सीखे नहीं है, क्योंकि जिंगा की वजह से उनके एक प्लेयर को चोट लग चुकी है। इस खबर से कोच और बाकी प्लेयर्स डीको से नाराज थे और फिर 1958 का वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है। डीको टीवी पर हर मैच बड़े ध्यान से देखता है और अपने घुटने को ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ब्राजील की टीम शुरू के कुछ मैचेस जीत जाती है, लेकिन उनका एक मैच बड़ा खतरनाक होता है, जिसमें ब्राजील के मेन प्लेयर जख्मी हो जाते हैं और जोज अल्टेफिनी भी जख्मी हो जाता है। अब कोच के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए वो डीको को खेलने के लिए कहता है। डीको पूरी तरह फिट नहीं था, लेकिन कोच उसे कहता है कि तुम सबको दिखाओ कि मैं फिट हूँ। डॉक्टर उसे जिंगा स्टाइल में ना खेलने की सलाह देता है और फिर डीको पहली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाता है, जिसे टीवी पर देखकर उसके फादर प्राउड महसूस कर रहे थे और स्टेडियम में मौजूद सब लोग जिंगा की वजह से डीको का मजाक उड़ा रहे थे। कमजोर घुटने की वजह से डीको ठीक से खेल नहीं पाता, जो अपने पास मिस कर देता है। बावजूद इसके वो अपना पहला गोल करके मैच जीत जाते हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला फ्रांस के साथ था, जिसमें फ्रांस के प्लेयर्स बड़ी आसानी से डीको से बॉल छीन लेते हैं और फर्स्ट हाफ में अपना पहला गोल कर देते हैं। इंटरवल के दौरान वो अपने घायल खिलाड़ियों को देखता है और जोस के पास चला जाता है, जो अकेला बैठा था। डीको उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह खेल नहीं सकता, अगर तुम्हारी टांग ठीक है तो तुम मेरी जगह खेल सकते हो। पर जोस कहता है कि प्रॉब्लम मेरी टांग में नहीं, मेरे दिमाग में है। वो कहता है कि मैं हमेशा से ही एक यूरोपियन बनना चाहता था। वो कहता है कि मेरी सारी जिंदगी ही झूठ थी, क्योंकि मैं शुरू से ही ब्राजीलियन था और ब्राजील का सबसे खूबसूरत हिस्सा है द जिंगा स्टाइल। उसकी ये बात डीको को काफी मोटिवेट करती है और सेकंड हाफ में डीको द जिंगा स्टाइल में खेलने लगता है। वो ना कोच की बात सुनता है ना ही डॉक्टर की, क्योंकि वो इस वक्त अपने दिल की बात सुन रहा था। डीको बड़ी तेजी से गोल पोस्ट की ओर बढ़ता है, फुटबॉल को हवा में उछाल कर गोल कर देता है। फ्रांस की टीम डीको की टेक्निक को समझ नहीं पा रही थी, जिस बात का फायदा उठाकर डीको गोल पर गोल करके ब्राजील को वर्ल्ड कप फाइनल पर ले जाता है। ब्राजील का फाइनल मैच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम स्वीडन के साथ था। फिर कोच उन्हें बताता है कि स्वीडन की टीम स्टैटिक फॉर्मेशन के साथ अपने सारे मैच जीत जाती है। फिर कोच उन्हें फॉर्मेशन के सारे स्टाइल सिखाता है और सिर्फ ट्रेडिशनल स्टाइल में खेलने के लिए कहता है। स्वीडन की टीम हर तरह से ब्राजील से बेहतर थी, क्योंकि वो दूसरी टीम के प्लेयर्स को जख्मी करने में माहिर थे और अब उनके निशाने पर डीको था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वीडन का कोच कहता है कि ब्राजील की टीम 1950 की तरह हार जाएगी। वो ब्राजीलियन खिलाड़ियों को एबनॉर्मल बोल कर उनका मजाक उड़ाता है, क्योंकि किसी की एक कलाई मुड़ी हुई थी, इसी का एक पाँव छोटा था, इसी के एक हाथ की उंगली नहीं थी। सब लोग उन पर हंसने लगते हैं और नाराज होकर ब्राजील का कोच चला जाता है।
और फिर डीको के फादर उसे बताते हैं कि 1950 में भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में सेल्फ डाउट्स आ गए थे और उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था। वो डीको को किसी भी किस्म के डाउट से खबरदार कराते हैं क्योंकि टीम के प्लेयर्स उसे पेले नाम से बुलाने लगे थे। वो कहते हैं कि ये एक इशारा है। वो कहते हैं कि स्वीडन ब्राजील की यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे टीम को एक यूनिट करने के लिए कहते हैं। अपनी टीम को एक यूनिट करने के लिए वो फुटबॉल को होटल से लाइट हाउस तक ले जाने के लिए कहता है। पहले तो सब इसे बचगाना कहते हैं, लेकिन जोश के साथ देने पर सब मान जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को पास देने लगते हैं और फुटबॉल को बिना जमीन से टच किए वो होटल से लाइट हाउस तक फुटबॉल को ले जाते हैं। डीको का ये प्लान काम कर जाता है और वो टीम में एक नया रंग भर देता है और फिर वहाँ पर उनका कोच आ जाता है। वो कहता है कि अगर हम वैसे खेलेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया है तो हम हार जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि होटल के बाहर उसने टीम को जिंगा स्टाइल में खेलते हुए देखा था, जो बहुत बेहतरीन था। कोच कहता है कि हर ब्राजीलियन खिलाड़ी की रगों में जिंगा स्टाइल है जो हम सबको एक बनाता है। कल हम पूरी दुनिया को ब्राजील का असल स्टाइल दी जिंगा स्टाइल दिखा देंगे। फिर अगले दिन पूरी दुनिया वर्ल्ड कप के मैच के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उस मैच से पहले डीको अपने बचपन की शर्ट पहनता है जिस पर पेले लिखा था। ऐसा वो अपनी सेल्फ डाउट खत्म करने के लिए करता है क्योंकि पेले उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत थी और सब उसे पेले नाम से बुलाने लगे थे और वो पेले नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। फिर मैच शुरू हो जाता है। स्वीडन के खिलाड़ी पेले को टारगेट करते हैं और उसे जख्मी करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पेले किसी तरह बच जाता है। पर स्वीडन पहले 4 मिनट के अंदर ही अपना पहला गोल कर देता है, मगर पेले खुद को फोकस करके जिंगा स्टाइल में खेलने लगता है। एक बेहतरीन पास देकर अपना पहला गोल कर देता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पेले से इंस्पायर होकर बाकी प्लेयर्स भी जिंगा स्टाइल में खेलते हुए अपना दूसरा गोल कर देते हैं। जिंगा स्टाइल में खेलते हुए उनकी टीम में एक अलग ही यूनिटी थी जो कि इशारों की लैंग्वेज में बात करने लगे थे। उनकी टीम का ऐसा कॉम्बिनेशन देखकर सब लोग हैरान थे। जो लोग जिंगा स्टाइल को बुरा समझते थे अब वही लोग जिंगा स्टाइल की तारीफ करने लगे थे। ये लम्हा पेले के फादर के लिए बहुत खास था। जिंगा स्टाइल में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के जरिए ब्राजील की टीम 5-2 से वर्ल्ड कप जीत जाती है और ये सिर्फ पेले की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। अपनी तारीखी जीत के बाद पूरा ब्राजील जश्न मना रहा था। 8 साल पहले पेले ने अपने फादर से किए वादे को पूरा कर दिखाया। 17 साल के पेले ब्राजील के यंग प्लेयर थे जिन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड कप खेला बल्कि जीता भी। आगे चल के पेले ने ब्राजील की टीम के साथ 1962 और 1970 का वर्ल्ड कप भी जीता। पेले फुटबॉल के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप टाइटल जीते हैं और इनके नाम 1283 गोल करने का रिकॉर्ड शामिल है। उनके जरिए से ही पूरी दुनिया को जिंगा स्टाइल की खूबसूरती का पता चला और आज द जिंगा स्टाइल फुटबॉल का सबसे पसंदीदा स्टाइल बन चुका है। मुश्किलों से भरा पेले का सफर हमें अपनी फील्ड के हिसाब से कड़ी मेहनत और लगन और सबसे बढ़कर अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटी को भूलकर अपने आप और अपने काम से प्यार करना सिखाता है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल शान वाइज सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए